मणिपुर जल रहा है और इसकी आग नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों में भी फैल रही है। नॉर्थ ईस्ट ही क्यों, देश के अलग अलग हिस्सों में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हैं, महिलाएं चिंतित हैं अपनी सुरक्षा को लेकर। देश की एकता और अखंडता खतरे में है, मगर हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। ना तो सदन के बाहर कोई कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे कि एक कड़ा मैसेज जाए, ना ही सदन के अंदर कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे कि विपक्षी पार्टियों को उनका जवाब मिल पाए। यह कहना है मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और उनके द्वारा नेतृत्व की जाने वाली मुख्य विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्यों का। उनका कहना है क्योंकि प्रधानमंत्री चुप हैं और सदन के अंदर मणिपुर के मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना आज के इस वीडियो में बात करूंगी नो कॉन्फिडेंस मोशन, उससे जुड़ी हुई सभी जानकारियों के बारे में। मगर वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आपको इस चैनल पे आपके लायक ज़रूरी कंटेंट मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सहयोग हमें एक बड़ा मोटिवेशन देता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है। नो कॉन्फिडेंस मोशन मुख्य रूप से सरकार के खिलाफ विपक्ष के सदस्य के द्वारा लाया जाता है, और यह इसलिए लाया जाता है कि सरकार कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट का जो एक विश्वास है उसको खो रही है, और यह इस बात को दर्शाता है। संविधान के आर्टिकल 75(3) में यह कहा गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, और उनकी जिम्मेदारी होगी कि लोकसभा में उठने वाले किसी भी सवाल का वह जवाब दें और सदस्यों के जो भी क्वेरी होगी उसका निदान करेंगे। और लेकिन जो लोकसभा की जो कार्रवाई चलती है वो संविधान में भले ही इसके लिए कोई विस्तृत रूल्स रेगुलेशन नहीं दिया गया है, लेकिन इसके लिए एक अलग से नियम और कानून बनाए गए हैं जिसका नाम है रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा। इसमें लोकसभा की कार्रवाई से जुड़ी सारे ही नियमावली इसमें दर्ज की गई है, और इसी के तहत लोकसभा की पूरी कार्रवाई होती है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को किस तरीके से लाया जाता है, तो इसकी इसका जो एक प्रोसीजर है वो यह है कि कोई भी सदस्य सरकार जब उसको लगता है कि सरकार सदन का विश्वास खो रहा है तो वह एक लिखित में प्रस्ताव लेकर आता है और उसे जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उन्हें सौंपता है। लोकसभा के सदस्य उस प्रस्ताव को लोकसभा में पढ़ते हैं, और अगर उस प्रस्ताव के पक्ष में 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट करते हैं, यानी कि 50 लोग अगर उसके समर्थन में खड़े होते हैं तो फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है, और उसके बाद अध्यक्ष जो है उसके ऊपर एक बहस करवाने के लिए एक डेट निर्धारित करते हैं। वैसे तो ऐसा मतलब कि जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है तो अध्यक्ष ने जितनी भी मतलब लोकसभा की प्रोसीजर्स थे उसको स्थगित किया और नो कॉन्फिडेंस मोशन पे सबसे पहले चर्चा करवाया। लेकिन यह उनके विवेक पे है कि वो जब चाहें तब उस मोशन पे चर्चा करवा सकते हैं, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल यह चर्चा होती है। डिबेट का दिन और समय निश्चित हो जाता है, उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक गर्मा गर्म बहस होती है। विपक्ष जहां एक तरफ सरकार को निकम्मा साबित करने की कोशिश करती है, सरकार यह साबित करने की कोशिश करती है कि सरकार अलग अलग मुद्दों पर किस तरीके से फेल रही है, वहीं सरकार उन जो भी आरोप होते हैं उसका जवाब देती है और ख़ुद को डिफेंड करती है। इसमें सभी दल के जो नेता होते हैं उनको बोलने का मौका दिया जाता है। जब बहस ख़त्म हो जाती है तो फिर इसके ऊपर वोटिंग की जाती है, और अगर सरकार को इसमें मेजॉरिटी ऑफ वोट नहीं मिलता है तो फिर प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ता है। और इसकी एक और ख़ासियत होती है कि जैसे कि किसी भी मुद्दे पर अगर लोकसभा में बहस होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को बोलना ज़रूरी हो, लेकिन जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है तो उस पर सबसे आखिरी में जो जवाब दिया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है। और यही वजह है कि इस बार विपक्ष यह मोशन लेकर आई है, यह जानते हुए भी कि बीजेपी के पास पूरा बहुमत है और यह जो मोशन है वो उसका गिरना निश्चित है। फिर भी विपक्ष जो है यह मोशन लेके आई है ताकि प्रधानमंत्री को घेरा जा सके, और प्रधानमंत्री जिस मुद्दे जैसे कि मणिपुर के मुद्दे पर यह नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है तो प्रधानमंत्री को मजबूर किया जाएगा
कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर बोलें और सरकार इसमें क्या क्या कार्रवाई कर रही है, मणिपुर की हिंसा को रोकने के लिए क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, दोषियों को किस तरीके से सज़ा दी जा रही है, ये सारे बातों को सरकार सदन के सामने रखे और इस पर एक डिटेल डिस्कशन हो। हालांकि सरकार चाहती थी, मतलब सरकार ने ऐसे पहले भी बोला था कि वो मणिपुर के ऊपर डिस्कशन करने को रेडी है, लेकिन सरकार जिस नियम के तहत सरकार डिस्कशन कराना चाहती थी वह 2.5 से 3 घंटे का डिस्कशन होता और उसके बाद वह डिस्कशन नहीं हो सकता था। लेकिन जब नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर डिस्कसन होता है तो यह काफ़ी लंबा चलता है, यह 2 दिन भी चल सकता है, यह 4 दिन भी चल सकता है, हो सकता है कि यह 1 दिन में भी ख़त्म हो जाए। डिपेंड करता है कि कितने सदस्य को इसके खिलाफ या फिर पक्ष में बोलने की अनुमति दी जा रही है। तो उसके बाद जब वोटिंग होती है जिसमें आधे से एक ज़्यादा सदस्य का मतलब इसमें होना, सरकार के पक्ष में वोट करना ज़रूरी होता है। और इस बार की जो लोकसभा का जो पूरा का पूरा गणित है उसमें बीजेपी के पास 334 सदस्यों का समर्थन बीजेपी और प्लस उनके जो भी अलायंस पार्टियां हैं उनको मिलाकर 334 सदस्य उनके पास हैं, जबकि कांग्रेस और उसके जो अलायंस है, इंडिया अलायंस है, उनके पास 142 सदस्यों का समर्थन है। इसके अलावा 62 ऐसे सदस्य हैं जो अभी तक जिन्होंने यह डिसाइड नहीं किया है कि वह किस दिशा में जाएंगे, कि उन्होंने पक्ष में वोट देंगे या फिर विपक्ष में वोट देंगे या फिर वोटिंग से एब्सटेन रहेंगे। तो ये सारी बातें थी इस बार के नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में और नो कॉन्फिडेंस मोशन के जो भी नियम कानून है उसके बारे में। इसके उलट एक और प्रस्ताव होता है कॉन्फिडेंस मोशन, और यह कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो सरकार खुद लेके आती है। जैसे कि मनमोहन सिंह की जब सीपीएम ने मनमोहन सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था तो मनमोहन सिंह की सरकार कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई थी और फिर इस पर बहस हुई थी और फिर इस पर वोटिंग। अगर कॉन्फिडेंस मोशन में भी सरकार फेल होती है तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस मोशन तभी लाया जाता है जब सरकार निश्चिंत होती है कि उसके पास नंबर हो और उसे यह विपक्ष को यह दिखाना होता है कि उसके पास ताकत है, सदन की ताकत उसके पास है, इसलिए वह यह मोशन लेके आती है और इसके जरिए वह विपक्ष को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करती है। जहां एक तरफ नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए सरकार को विपक्ष घेरने की कोशिश करती है, वहीं कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए सरकार खुद को सदन में ताकतवर दिखाने का प्रयास करती है। तो ये कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच का अंतर हुआ। अब आगे हम चर्चा करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के इतिहास के बारे में। पिछले 70 वर्षों में कितनी बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और किन किन सरकारों के खिलाफ लाया गया और इसका सरकार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चर्चा आगे हम करते हैं। तो सबसे पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लाया गया था वह जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ उन्हीं के मित्र और उनके कलीग जेपी कृपलानी ने उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए थे और यह मोशन लाया गया था चाइना युद्ध के बाद। इस डिबेट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का मकसद सत्ता दल को हटाना होता है, लेकिन इस मोशन का मकसद ये नहीं था। लेकिन इसके कारण जो डिबेट हुआ वह काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, साथ ही काफ़ी फ़ायदेमंद भी रहा। मैं ऐसे किसी भी मोशन और डिबेट का स्वागत करता हूं। नेहरू ने जब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था तो उसका जब जवाब दे रहे थे तो उन्होंने यह लाइन बोली थी। पिछले 7 दशकों में 28 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया लोकसभा के अंदर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि नेहरू जी के खिलाफ पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, वहीं उनकी बेटी इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री तो उनके खिलाफ 15 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, क्योंकि वह काफ़ी टाइम तक प्रधानमंत्री भी रही। तो और उनके खिलाफ काफ़ी उनका जो पूरा का पूरा टेन्योर था वो काफ़ी मतलब कंट्रोवर्शियल रहा, तो उनके खिलाफ काफ़ी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, जिसमें से अधिकांश टाइम जो था वह कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा लाया गया। लेकिन एक बार अटल बिहारी वाजपेयी भी उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए थे। वहीं शास्त्री जी और नरसिम्हा राव के खिलाफ 3 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और मोरारजी देसाई और वाजपेयी जी के खिलाफ 2 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। राजीव गांधी के खिलाफ 1 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। वहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ यह दूसरी बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है।
इसके अलावा कुछ प्रधानमंत्री ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाएगा, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह का भी कार्यकाल काफ़ी लंबा रहा, 10 वर्षों का उनका कार्यकाल रहा, लेकिन इन 10 वर्षों में उनके खिलाफ एक भी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया गया। हाँ, हालांकि उन्होंने कॉन्फिडेंस मोशन एक बार ज़रूर लाए जब CPM ने उनसे उनके खिलाफ मतलब उनसे जब अपना समर्थन वापस ले लिया था, तो सदन में अपनी बहुमत को साबित करने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस वक्त कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए थे और फिर उसमें वह विजयी भी रहे थे। नो कॉन्फिडेंस मोशन की वोटिंग के कारण आज तक कोई भी सरकार नहीं गिरी है। हाँ, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन के कारण ही गिरी थी, क्योंकि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बहस हो रहा था उसी दौरान उन्हें पता चल गया कि नंबर्स जो है वो उनके पक्ष में नहीं है, तो उन्होंने वोटिंग से पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया था। इसके अलावा वोटिंग की वजह से VP सिंह की भी सरकार गिरी, एक बार वाजपेयी जी की सरकार गिरी और देवगौड़ा जी की भी सरकार गिरी। लेकिन इसमें VP सिंह की सरकार जब गिरी थी तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने उनसे समर्थन वापस ले लिया था, और जिसकी वजह से जब वो सदन के अंदर अपना बहुमत साबित कर रहे थे तो उसमें उन्होंने अपना मतलब वो नंबर उन्हें नहीं मिलता है, मतलब उनके पक्ष में उतनी वोटिंग नहीं होती है जिससे कि सरकार बच पाती। इसके बाद एक बार फिर जब देवगौड़ा की सरकार बनी थी कांग्रेस के सपोर्ट से, फिर कांग्रेस ने देवगौड़ा से कुछ ही महीनों बाद देवगौड़ा की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और उसकी वजह से सरकार गिर गई थी सदन में वोटिंग के बाद। लेकिन सबसे कंट्रोवर्शियल वोटिंग था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। 99 में जब जयललिता ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से अपना समर्थन वापस लिया था, तो उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे KR नारायणन, उन्होंने वाजपेयी जी को बोला कि वो सदन में वोटिंग के जरिए अपना बहुमत साबित करें, क्योंकि उस वक्त बजट सत्र चल रहा था और इसलिए उनसे कहा गया कि सबसे पहले वो वोटिंग करवाएं, मतलब उसमें वोटिंग करवाएं और सदन में अपना बहुमत साबित करें, उसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी। और यह पूरे संसदीय जो हमारा संसदीय इतिहास है उसका सबसे कंट्रोवर्शियल वोटिंग हो रहा था, जब वाजपेयी जी की सरकार जो थी वह सिर्फ एक वोट के कारण गिर गई थी। और यह बहुत ही इंटरेस्टिंग पूरी कहानी है कि किस तरीके से वाजपेयी जी की सरकार जो थी, मतलब अलग अलग पार्टियों ने उनको समर्थन दिया, किसी ने लिया, और फिर किसी भी तरीके से उन्होंने मतलब काफ़ी वो नंबर्स इकट्ठा कर लिया, मतलब ऐसा नंबर्स इकट्ठा कर लिया था कि सरकार बच जाती। लेकिन एन मौके पर गिरधर गोमांग जो कि कांग्रेस के नेता थे, जो कुछ महीने पहले ही उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर बन चुके थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के बावजूद उन्होंने लोकसभा से अभी तक इस्तीफा नहीं दिया था, और फिर उन्हें उनकी पार्टी ने उन्हें वोट करने के लिए बुलाया था। और उस वक्त के जो स्पीकर थे बाल योगी, उन्होंने गोमांग के ऊपर या उनकी विवेक के ऊपर छोड़ दिया कि वह वोट करना चाहते हैं या नहीं, और उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल किया और पार्टी का जो भी निर्णय था उसके पक्ष में हो गए और उन्होंने वाजपेयी सरकार के अगेंस्ट वोट किया, और एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। दूसरा एक और कंट्रोवर्शियल वोटिंग हुआ जब PV नरसिम्हा राव की सरकार जो बहुत कम मार्जिन से अपनी सरकार को बचा पाई थी। और उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त हुआ था 1993 की बात है कि नरसिम्हा राव ने किसी तरीके से मतलब जैसा कि आगे चल के काफ़ी इस पर मतलब उनके ऊपर आरोप लगा और केस भी चला कि उन्होंने उस वक्त की एक झारखंड की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो MP थे उनको घूस दिया था ताकि वो उनके पक्ष में वोट करे, और इसकी वजह से उनकी जो सरकार है वो बच पाई थी। और उसके बाद उनके ऊपर केस भी चला था, लेकिन यह केस विड्रॉ हो गया बाद में, क्योंकि सदन के अंदर कोई भी कार्रवाई होती है वह उसके खिलाफ मतलब कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। सदन के अंदर कोई भी जो वोटिंग होती है या कोई भी भाषणबाजी होती है तो उसके खिलाफ कोर्ट में कोई भी केस वेस नहीं हो सकता है। यह एक विशेषाधिकार है, लोकसभा के अंदर यह एक विशेषाधिकार है। तो हालांकि इस केस का कहीं पे कोई निर्णय नहीं निकल पाया और सभी के सभी जो भी सांसद थे वो बरी हो गए थे, लेकिन ये दो जो मुद्दे हैं, मतलब 2 टाइम में ये जो पूरी वोटिंग प्रक्रिया थी वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन है जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, वो राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि लोकसभा के सरकार जो है वो लोकसभा के बहुमत से बनती है, ना कि राज्यसभा के। राज्यसभा का इम्पोर्टेंस ये है कि किसी भी बिल को पास कराने के लिए सरकार को राज्यसभा में बहुमत का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन
सरकार का जो फॉर्मेशन होता है वो लोकसभा के बहुमत के आधार पे ही होता है। तो जब तक लोकसभा में सरकार के पास नंबर्स हैं तब तक सरकार का कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो ये सारी बातें थी नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में, और इसका एक राजनीतिक इस्तेमाल हमेशा से किया गया है। हालांकि इसकी वजह से आज तक कभी कोई सरकार नहीं गिरी, लेकिन इसके जरिए विपक्ष ने हमेशा यह कोशिश की कि किसी भी मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए यह एक अचूक बाण होता है जिसमें सरकार घिरती ही घिरती है। इसे सरकार किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर सकती। और यही वजह है कि जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया तो जिस भी मुद्दे पर लाया गया उस पर एक व्यापक बहस हुआ और काफ़ी लंबा बहस हुआ, लेकिन सरकार हर बार बचकर निकल गई, सिवाय एक बार जब मोरारजी देसाई को रिजाइन करना पड़ा था। तो ये सारी बातें थी नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में, कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यह आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, क्योंकि यह इस वर्ष का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल न्यूज है। तो इससे हो सकता है कुछ सवाल आए, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको नोट डाउन कीजिए, ताकि अगर कोई सवाल इसके ऊपर आए तो फिर उसका जवाब आप सही से दे सकें। तो चलिए फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।